डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स में क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 10 विकास के बारे में पढ़ेंगे। विकास यानी कि डेवलपमेंट। इसमें हम विकास, मानव विकास, स्वतंत्र विकास, विकास मॉडल और विकास के पद की व्याख्या करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें हमने किस तरीके से विकास की जो तरीके से अपनाया है चीज़ों को, ठीक है, और कितनी चरणों में होके ये प्रक्रिया गुजरी है, और इसके साथ साथ इससे हमें आज की स्थिति क्या रह गई है। ठीक है, इसके कितने मॉडल हैं, कितनी उपलब्धियां हैं और क्या समस्याएं हैं। देखिए, हर चीज़ की प्रॉब्लम्स भी होती हैं और कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि समाज के लिए विकास से जुड़ी कौन सी बातें तय करना है, मतलब कौन सी बातें हम ऐसा मानेंगे कि ये हमारे समाज में या हमारे देश के लिए ज़रूरी है, विकसित हमें करती है या नहीं करती है। देखिए, हर जगह हर चीज़ अपनी अलग अलग होती है। विकास का अगर शब्द का मतलब हम देखेंगे तो ये बहुत बड़ा शब्द है। इसमें उन्नति, प्रगति, कल्याण, बेहतर जीवन, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन हम समाज के बारे में, विकास के बारे में क्या समझ है, समाज के लिए इसकी क्या दृष्टि है और इसको प्राप्त करने का क्या तरीका है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, नॉर्मली हम विकास या डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आर्थिक प्रक्रियाएं कैसी हैं या हमारी अर्थव्यवस्था क्या है और आधुनिकीकरण किस तरीके से है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जो आर्थिक प्रक्रियाएं हों या जो जिस तरीके से हमने अपनी चीज़ें बना ली हैं या समाज में किस तरीके का आधुनिकीकरण आ गया है, सिर्फ उससे जुड़ा हुआ नहीं है विकास। विकास एक बहुत क्रमिक तरीके से शुरू हुआ है और हर प्रकार से हमें इसके बदले में चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसका क्या प्रभाव हमारे समाज में पड़ा है, इसकी क्या चुनौतियाँ हैं और इसमें क्या सीमाएं भी हैं। ये जो चैप्टर है ये हमारे एनसीईआरटी समरी कोर्स में क्लास 11th का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की क्लास 11th का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद क्लास 12th की एनसीईआरटी शुरू होगी जिसमें 2 पार्ट हैं। तो आप इससे पहले की जितनी भी एनसीईआरटीज़ है आप उनको आराम से कंप्लीट करिए और ये चैप्टर भी आप उसके साथ कंप्लीट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ और सबसे पहले आज हम देखेंगे अपने प्रश्न को। आज हमारा प्रश्न है, भारत ने नेहरू के नेतृत्व में विकास के किस प्रतिमान को अपनाया है? समाजवादी, मार्क्सवादी, लोकतांत्रिक समाजवादी या गांधीवादी? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पर बताऊंगी। हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ और हम जानते हैं कि विकास से क्या अभिप्राय है, विकास का क्या अभिप्राय है। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत अगर हम छोटे फॉर्म में देखेंगे तो विकास का मतलब होता है इकोनॉमी अच्छी होनी, आर्थिक विकास की दर अच्छी है, हम समाज में बहुत आधुनिकीकरण हो गया है, बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करने लगे हैं, साइंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस तरीके से अगर हम देखें तो संकुचित रूप में विकास इतना ही है। लेकिन अगर हम व्यापक तौर पर देखेंगे तो उन्नति, प्रगति, कल्याण, बेहतर जीवन, इन सब चीज़ों की अभिलाषाओं के साथ जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उसे हम विकास कहते हैं। इसमें आर्थिक उन्नति के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता की में भी जो वृद्धि हो रही है उसको भी शामिल किया जाता है। सिर्फ आर्थिक स्तर पे नहीं, आप एक बुनियादी तौर पे आप अपने जीवन को, सामाजिक आपकी स्थिति कहाँ तक पहुँची है, समाज में किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं है या समाज में किसी प्रकार का कोई क्राइम नहीं है, कोई विभेद नहीं हो रहा है लोगों का, जो ये स्थिति बनती है, एक जो बोल सकते हैं ना, जो संपन्न और संतुष्ट समाज की स्थिति बनती है, उसको भी हम विकास में ही लाएंगे। ठीक है, विकास की दृष्टि से विश्व को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, विकसित देश, विकासशील देश और अल्प विकसित देश। इसकी स्थिति हम ये देखेंगे, जो हम बहुत सारे देश हैं जो अपनी इकोनॉमी के तौर पे काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, उनको हम विकसित देशों की श्रेणी में रखते हैं। वे देश जो आर्थिक तौर पे बहुत मजबूत है और वैज्ञानिक तौर पे बहुत मजबूत है, उनके यहाँ आधुनिकीकरण काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, उन सब जो चीज़ें आती हैं वह विकसित देशों में आती हैं। ठीक है, और विकसित देशों में अधिकतर पश्चिमी जो भाग के विश्व के जो देश हैं उनको हम रखते हैं। विकासशील देशों में वे देश आते हैं जो एक होता है ना, एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को पार करने का कोशिश कर रहे हैं, अपने जनता को, अपने जो सामान्य जनता है उनको एक जो आर्थिक ज़रूरतें हैं उनको मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है। वे चाहते हैं कि बहुत सारे जो अपनी जो आर्थिक स्थिति है उनको मजबूत कराएं। उनके यहाँ अभी आधुनिकीकरण उस तौर पे नहीं पहुंचा है। इसे इन देशों में हम अपने भारत को भी ले सकते हैं। और फिर आता है अल्प विकसित देश। वे देश जहाँ पे आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, गरीबी, भूखमरी और
मानवता से भी जुड़े, जितने मानव अधिकारों का भी जिस तरीके से वहाँ पे उल्लंघन होता है, ऐसी जो स्थिति आती है उसको हम कहेंगे अल्प विकसित देश। इन देशों में हम जब अफ्रीका के कुछ ऐसे देश आते हैं जो अल्प विकसित देशों में आते हैं। अब हम देखते हैं कि मानव विकास प्रतिवेदन क्या है। मानव विकास प्रतिवेदन या मानव विकास का अर्थ क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकास को मापने का एक तरीका है। इसमें साक्षरता को, शैक्षिक स्तर को, आयु संभावितता को, मातृ मृत्यु दर और बच्चा मृत्यु दर जैसे विभिन्न सामाजिक संकेतकों के आधार पर देशों का दर्जा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, और इसका सूचकांक भी जारी किया जाता है जो प्रत्येक साल निकलता है, जिसमें हर बार स्थितियां बदलती हैं और जो ये जितनी दायरे रखे गए हैं उसके आधार पर ये चीज़ें दी जाती हैं। अब हम जानते हैं सतत विकास क्या है। स्थायी विकास के लिए पर्यावरण तंत्र और औद्योगिक तंत्र के बीच का जो सही तालमेल होता है और संयोजन की स्थिति होती है, यह बहुत ज़रूरी है और इसकी आवश्यकता हमें है। विकास के नाम पर आज जो हम स्थिति देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन द्वारा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पर्यावरण बहुत ज़्यादा दूषित हो चुका है। विकास के लिए आर्थिक रूप से नीतियों का निर्धारण करना बहुत ज़रूरी है, जो नहीं हो पाया है। और हम उसकी स्थिति अभी देख, जैसे आपके सामने अभी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जोशीमठ का। ठीक है, वहाँ पे विकास के नाम पर या जिस तरीके की जो स्थिति बनी है, वहाँ पे लोगों ने पुल बनाया, जब हमें पता था कि वह पर्यावरण के तौर पे वह स्थिति खराब है या वहाँ पर ऐसी चीज़ें करना बहुत नुकसानदेह दे सकता है, उसके बाद भी लोगों ने वहाँ पे ऐसी चीज़ें करी, ऐसी प्रक्रियाएं हुई, पुल बनाए गए, बांध बनाए गए, या वहाँ का इतना ज़्यादा आधुनिकीकरण किया गया जिस वजह से देखिए लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ रहा है। वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। ये सब चीज़ें जो है ना, यही हमारे पर्यावरण को ख़राब करी। हमारा इकोलॉजी जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। पर्यावरण तंत्र और औद्योगिक तंत्र के बीच में, दोनों के बीच में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर ये बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा तो जोशीमठ जैसी स्थिति हमें और भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, और यह स्थिति सिर्फ पर्यावरण की वजह से, लोगों के ना ध्यान देने की वजह से, या सरकार ने जो हस्तक्षेप नहीं किया, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से ये स्थिति आ गई है। और जिसकी वजह से जो वहाँ की जो निवासी हैं, जो वहाँ के स्थायी लोग हैं, जिन्होंने अपना घर खोया है, अपने घर की वजह से वो अपने छोड़ के आए हैं, उनके लिए बहुत दुख की ये बात हो गई है। विकास के लिए आर्थिक रूप से नीतियों का निर्धारण होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, और ये नीतियाँ पर्यावरण को नुकसान करके नहीं पहुंचाया जा सकती। आज की स्थिति हम ये देखेंगे कि पूरे विश्व हमारा पर्यावरण की समस्याओं से बहुत जूझ रहा है। हर जगह हमें आधुनिकीकरण के नाम पर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, इतनी इंडस्ट्री बन चुकी है। ठीक है, कि एक नॉर्मल इंसान के लिए सांस लेने के लिए भी जो आजकल की जो हवा होती है वो बहुत नुकसानदेह होती है। इसलिए हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम कहीं जो आधुनिकीकरण है या विकास की स्थिति में हम इतना आगे ना बढ़ जाएं कि जो हमारी जो बेसिक चीज़ है, जो पर्यावरण, जो इकोलॉजी जहां हम रह रहे हैं, उससे हमें इफ़ेक्ट होने लगे। मनुष्य के लिए पर्यावरण बहुत ज़रूरी है और पर्यावरण को, प्रदूषण को रोकने के साथ साथ हमें विकास के कार्यक्रम करने चाहिए। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो नीतियाँ बना रहे हैं, जिस तरीके की आर्थिक नीतियाँ बना रहे हैं, फैक्ट्रीज़ लगा रहे हैं, इन चीज़ों में हमें प्रदूषण को हम अपने पर्यावरण को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा रहे। अधिक प्रभावी और शक्तिशाली देशों में जीवन शैली के साथ साथ जीव जंतु और मानव को पर्यावरण प्रदूषण से बचाए रखने का प्रमाण देना चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ें देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जितने भी विकसित देश है, पश्चिमी देश है, उन्होंने जितना पॉल्यूशन किया है ना, उतना किसी ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो आधुनिकता की रेस में इतने आगे दौड़ रहे थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि चीज़ें इतनी खराब हो रही हैं। पर्यावरण को विकास नीतियों के साथ जोड़ कर रखना चाहिए। वास्तव में पर्यावरण और विकास नीति एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तभी स्थायी विकास संभव है जब दोनों चीज़ों में बैलेंस बन के रहेगा। अगर एक चीज़ भी गड़बड़ हुई तो स्थिति बहुत खराब हो सकती है, ये हम देख ही रहे हैं। अब हम देखते हैं कि विकास का क्या प्रचलित मॉडल है। अविकसित और विकासशील देशों ने पश्चिम यूरोप के अमीर देशों और अमेरिका से तुलना करने के लिए औद्योगिकीकरण, कृषि और शिक्षा के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के जरिए तेज आर्थिक उन्नति का लक्ष्य निर्धारित किया है, और यह सिर्फ राजसत्ता के माध्यम से ही संभव है। अनेक विकासशील देश, जिसमें भारत भी एक है, ने विकसित देशों की मदद से अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं का सूत्रपात भी किया है। विभिन्न हिस्सों में इस्पात या संयंत्रों की स्थापना, खनन, उर्वरक उत्पादन, कृषि तकनीकी में सुधार जैसी प्रक्रियाओं से देश की संपदा में बढ़ोतरी हुई है और आर्थिक विकास की भी प्रक्रिया को हमें तेज हुई है। इस मॉडल से
विकास के लिए ऊर्जा का अधिकार बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, जिसकी कीमत हमें समाज और पर्यावरण दोनों को चुकानी पड़ती है। बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है, इतना खनन होता है, जब पहाड़ खोदते हैं तो फिर अगल बगल के जो लोग हैं वहाँ पे विस्थापित हो जाते हैं। जब बांध बनाए जाते हैं तो बहुत लोगों को विस्थापित किया जाता है। देखिए, इनसे आर्थिक विकास की प्रक्रिया तो तेज हुई है, लेकिन इसके साथ साथ पर्यावरण को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, और समाज को, जो लोग वहाँ रहते थे, जो लोग उन चीज़ों पर निर्भर करते थे, उनके लिए ये बहुत दुखदाई हो जाता है। विकास से के समाज पर पड़ने वाले कुप्रभावों के बारे में हम पढ़ते हैं। विकास मॉडल की क्या आलोचना की गई है और समाज द्वारा पर्यावरण की क्या चुकाई गई कीमतें हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो सामाजिक दुष्परिणाम है वह यह है कि विकासशील देशों की प्रभुसत्ता पर प्रभाव पड़ा है। विस्थापीकरण हमें देखने को मिलता है। जब बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं या जब खनन किया जाता है तो वहाँ के जो लोग रहते हैं उनको अपनी जगह छोड़ के जानी पड़ती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है और गरीबी में भी वृद्धि आती है। जनसंख्या में संतुलित वितरण का अभाव होता है। जब एक जगह ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तब लोग ऐसी जगह पे आना शुरू करते हैं जहाँ वह मजदूरी करके अपना जीवन जी सकें। ठीक है, तो उस जगह पे हम ये देखेंगे कि वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ आर्थिक असमानता भी आ जाती है, और फिर जो सबसे बड़ा पॉइंट है वह है संघर्ष और आंदोलनों का जन्म हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे हमने ऐसे एनजीओ देखे हैं या ऐसे बहुत सारे समूह देखे हैं जो इसके लिए लड़ रहे होते हैं और इसके विरोध में खड़े रहते हैं, और इन चीज़ों को भी हम देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि विकास मॉडल की आलोचना क्यों हुई है और समाज और पर्यावरण ने इसकी क्या कीमत चुकाई है। देखिए, जो ये मॉडल बना था ये विकासशील देशों के लिए काफ़ी महंगा साबित हुआ है। इसमें वित्तीय लागत बहुत अधिक रही है, जिससे वह दीर्घकालीन कर्ज से दब ही गए हैं। ठीक है, बांधों के निर्माण, औद्योगिक गतिविधियों और खनन कार्यों की वजह से बड़ी संख्या में लोगों को उनके घरों और क्षेत्रों से विस्थापित किया गया है। विस्थापन से परंपरागत जो कौशल थे वह नष्ट हो गए हैं। उनकी संस्कृति का भी विनाश हुआ है, क्योंकि विस्थापन से दरिद्रता भी आती है और उनकी जो सामुदायिक जीवन की जो पद्धति में वो जी रहे थे। ठीक है, जैसे एक गांव विस्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो वो लोग अपने एक जीवन जी रहे थे एक गांव में, वह सब खत्म हो गया है। विशाल भूभाग बड़े बड़े बांधों के कारण डूब जाते हैं, जिससे परिस्थिति का संतुलन बिगड़ता है। ऊर्जा के उत्तरोत्तर बढ़ते प्रयोग से पर्यावरण को नुकसान होता है और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी बढ़ता चला जाता है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की वजह से आर्कटिक और अंटार्कटिक ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही है। परिणाम स्वरूप बांग्लादेश और मालदीव जैसे निम्न भूमि क्षेत्र वाले भी अब डूबने की स्थिति में आ चुके हैं। ठीक है, और विकास का जो फायदा है ना, वह विकासशील देश के निम्नतम वर्ग को, मतलब जो लोग रह रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग रह रहे हैं, उन तक नहीं पहुंचा। इस कारण से समाज में आर्थिक असमानता और बढ़ गई है और सर्वाधिक निर्धन और जो वंचित तबका है उनके जीवन स्तर में अभी भी सुधार नहीं आया है। ऐसी स्थिति अभी भी हमें देखने को मिली है कि अमीर हो गए हैं और गरीब की स्थिति में आते चले जा रहे हैं। ठीक है, अभी भी उन तक जो कह सकते हैं ना विकास की जो प्रक्रिया है या उनका आर्थिक सुधार नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं कि विकास के वैकल्पिक अवधारणा क्या है। लोकतांत्रिक सहभागिता के आधार पर विकास के रणनीतियों में स्थानीय निर्णयकारी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना, ऊपर से नीचे तक की रणनीति को त्यागते हुए विकास की प्राथमिकताओं को, रणनीतियों के चयन व परियोजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन में स्थानीय लोगों के अनुभवों को महत्व देना और उनके शान का उपयोग करने के लिए उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना, न्यायपूर्ण और सतत विकास की अवधारणा को महत्व देना, प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना और संरक्षित रखने का प्रयास किया जाना, हमें अपने जीवन शैली को बदलकर उन साधनों का कम प्रयोग करना जिनका नवीकरण नहीं हो सकता। मतलब हमें ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जिसको हम बदल के, जिनका नवीनीकरण नहीं हो सकता, ऐसी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, विकास की महंगी और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाली प्रौद्योगिकी से संचालित सोच से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम एक ऐसी स्थिति पैदा करें जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान थोड़ा कम पहुंचे। अब हम जानते हैं कि टिकाऊ विकास क्या होता है। देखिए, टिकाऊ विकास क्या होता है। टिकाऊ विकास की एक ऐसी रणनीति है जिसमें पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचता है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मित व्यवता के साथ किया जाता है और उन्हें संरक्षित रखने का भी प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ हम इसमें देखते हैं कि ये थोड़ा वहनीय होता है, इसमें जीवन लक्ष्य बहुत अच्छे से निर्धारित होता है, एक समान स्थिति बनाई जाती है, समाज के सभी वर्गों के लिए एक अच्छा विकास की दर भी इसमें ली जाती है और अर्थव्यवस्था और समाज दोनों ही स्थिति को बराबर लेके चल सकते हैं। जैसे आप ये सामने वेन डायग्राम देख रहे हैं ना,
जैसे इसमें दिया गया है कि सारी चीज़ों को साथ में लेकर जब चल रहे होते हैं तब एक टिकाऊ विकास की स्थिति पैदा होती है। अब आता है मानव विकास सूचकांक और भारत की स्थिति। मानव विकास, जैसे मैंने आपको बताया, को मापने का ये तरीका है मानव विकास प्रतिवेदन, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस प्रतिवेदन में साक्षरता, शैक्षिक स्तर, आयु, संभाव्यता, मातृ मृत्यु दर जैसे संकेतकों का प्रयोग करके इन आदर्श पे देशों का दर्जा निर्धारित किया जाता है। और जब हम मानव विकास सूचकांक का इंडेक्स देखते हैं तो इसमें जब हम रिसेंट का देखेंगे 2021 में जो आया था उसमें 191 देश शामिल हुए थे, जिसमें स्विट्ज़रलैंड सबसे टॉप पर था और भारत को 132वां स्थान मिला था। और देखने वाली बात यह है कि 2020 में भारत को 131वां स्थान मिला था और जो घिसक के 132 हो गया। तो भारत की स्थिति इस मामले में अभी सही नहीं है। ठीक है, अभी हम ये देख सकते हैं कि भारत में जो ये साक्षरता और जो शैक्षिक स्तर के आधार पर जो निर्धारण किया जाता है उसके आधार पर भारत अभी बहुत पीछे है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज हम देखते हैं कि भारत में नेहरू के नेतृत्व में विकास के किस प्रतिमान को अपनाया गया था। तो इसका उत्तर है लोकतांत्रिक समाजवादी के आधार पर विकास के इस प्रतिमान को अपनाया गया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।